नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा सियासी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के लिए अपने आगामी 5 साल के भविष्य का निर्धारण करेंगे। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम तरीके की सियासी गहमा-गहमी देखने को मिली। एक तरफ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के तमाम यहाँ पर सपने देखती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने यहाँ पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का, बरगलाने का काम किया है। अब प्रदेश की जनता ये मूड बना चुकी है कि आने वाला वक्त हरियाणा में यहाँ पर बीजेपी के सफाई का है। लिहाजा ऐसे में आने वाले वक्त में क्या बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना पाएगी और कांग्रेस पार्टी कितना अपने आप को तैयार कर पाई है, इस खास कार्यक्रम में हरियाणा की राजनीति से जुड़े उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चाहे जीटी बेल्ट की बात करें, चाहे जाट बेल्ट की बात करें, या फिर अहिरवाल क्षेत्र हो या दक्षिणी हरियाणा, जिसमें तीनों प्रमुख जिले जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अहिरवाल को बीजेपी के गढ़ के रूप में पिछले 10 सालों में देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या ओम प्रकाश चौटाला, ये तमाम नेता ये मानते हैं कि अहिरवाल बेल्ट हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के काफी अहम भूमिका निभाती है, जिसमें 3 जिले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव शामिल हैं। इसके साथ साथ दक्षिणी हरियाणा में भी 3 ऐसे जिले हैं जिसमें मेवात, पलवल और फरीदाबाद शामिल है। ये 6 जिले मिलाकर के देखा जाए तो 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी बड़ा पलटवार करना चाहती है। दूसरी तरफ चले तो जीटी बेल्ट, जहां पर 2014 में 24 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो आंकड़ा घटकर 12 पर आ जाता है और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं जो बहुमत से दूर रहने का एक बड़ा कारण रहा वो ये भी रहा कि जीटी बेल्ट में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब रही। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी यहाँ पर सेंधमारी करने का प्रयास किया, हालांकि सफलता हासिल नहीं हुई, जबकि जननायक जनता पार्टी हरियाणा में बड़ा राजनीतिक दल बनकर 2019 में उभरती हुई नजर आई। लिहाजा अब चर्चा यहाँ पर जिस तरीके से हो रही है तो प्रदेश में 35% जाट वोट बैंक है। जाट वोट बैंक की डोमिनेंस हरियाणा में शुरुआती वक्त से देखी जाती रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जो टिकट वितरण किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर 37 जाट चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसके आधार पर प्रदेश की राजनीति को साध लिया जाए। क्योंकि प्रदेश में पिछले वक्त में जिस तरीके से किसान आंदोलन का सियासी प्रभाव ये देखने को मिला लोकसभा चुनाव में कि 10 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जो सीटें 2019 में उनके खाते में गई थी। यानी कि बीजेपी अपने आप को हरियाणा में बीते 5 साल पहले जिस तरीके से देख रही थी, उससे वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो कमजोर समझ रही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के नतीजे जिस तरीके से निकल करके सामने आए हैं, उन नतीजों के आधार पर कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी है। अब आगे चले तो यहाँ पर चर्चा चौटाला परिवार की भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चौटाला परिवार में 2 पार्टियां हैं और इन 2 पार्टियों से करीब आधा दर्जन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बड़े चेहरे के रूप में देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला और इसके साथ साथ रणजीत चौटाला का नाम शामिल है। सिरसा, हिसार, जींद के इलाके में ये पार्टियां और ये परिवार की राजनीति काफी प्रभावशाली रही है और लगातार यहाँ से इन चेहरों को जीत भी मिलती रही है। ऐसे में चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों में से बीएसपी के साथ इनेलो का गठबंधन है तो जेजेपी के साथ यहाँ पर एएसपी का गठबंधन है। यानी कि एक तरफ दुष्यंत चौटाला ये कहना चाहते हैं कि सरकार में जब साझेदारी होगी तभी तो इलाके का विकास हो पाएगा। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला का यह दावा है कि हरियाणा में इनेलो बीएसपी गठबंधन मजबूत स्थिति में है और 20 सीटों तक जीत का दावा कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो किसी को किंग नहीं बनाएंगे, बल्कि किंग मेकर की भूमिका में भी यदि आते हैं
तो खुद ही किंग बनना पसंद करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अभय सिंह चौटाला दांव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दिलचस्प ये हो जाता है कि जननायक जनता पार्टी और देखा जाए तो यहाँ पर INLD यानी कि इनेलो, दोनों ही पार्टियों के तमाम प्रत्याशियों की लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत जब्त होती हुई नजर आई थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने उचाना विधानसभा सीट को जीतने के लिए दमखम लगा रखा है और ऐसे में उनकी ये कोशिश है कि उचाना जो गढ़ है उसको बचा लिया जाए, जिस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां दिखाई दे रही है। लेकिन दर्शकों, हरियाणा का राजनीतिक समीकरण समझने से पहले ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि तमाम ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक निराशा की बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में जो सक्रिय भूमिका में थे, विधानसभा चुनाव के आते आते वो पार्टी से कहीं ना कहीं अपने आप को दूरस्थ करते हुए दिखाई दिए। यानी कि उनमें सबसे बड़ा चेहरा देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह ने बीते दिनों कई ऐसी जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी हाईकमान के तमाम नेताओं की हुई, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह उन जनसभाओं में मौजूद नहीं रहे। सीएम कुर्सी को लेकर के लगातार मांग करते रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा में 11 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो कि जहां पर सीधे सीधे यादव वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में है और राव इंद्रजीत सिंह की वहां पर बड़ी सियासी भूमिका है। दूसरी तरफ देख लिया जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से अनिल विज ने कद्दावर नेता होने के नाते वरिष्ठता के आधार पर यहां सीएम कुर्सी को लेकर दांव ठोका, हाईकमान की तरफ से कहा गया कि अनिल विज बेतुका बयान दे रहे हैं, नायब सिंह सैनी ही हमारा चेहरा होंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि किसानों के आंदोलन के दौरान जो बैरिकेडिंग्स की गई उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कमी रही। यानी कि साफ तौर पर अनिल विज अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। उसके बाद जब हाईकमान से उनको फटकार लगती है, चुपचाप अपने चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। यानी कि बीजेपी की स्थिति काफी सुखद नजर नहीं आ रही है। और क्या बीजेपी को ये इंतजार है कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार यदि नहीं बनाई जाए तो फिर सहयोग से सरकार बनानी जाए, क्योंकि ये भी बड़ा फैक्टर हो सकता है। अभय चौटाला के दावों को, उसके दावों को सही मान लिया जाए या फिर दुष्यंत चौटाला के दावों को सही मान लिया जाए। एक तीसरा फैक्टर ये भी आ जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी यहाँ पर हरियाणा में सक्रिय है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या वो इम्पैक्ट हरियाणा में डाल पाएगी जो इम्पैक्ट यहाँ पर उन क्षेत्रीय दलों की भूमिका हो सकती है, जिसमें अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला हैं। क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला ने भी ये संकेत साफ तौर पर दिए थे और उनके नामांकन के दौरान तो दोनों परिवारों के सदस्य मौजूद रहे थे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में चौटाला परिवार अपने आप को सियासी रूप से मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रहा है और कोशिशें ये भी की जा रही है कि सत्ता की हिस्सेदारी हासिल की जाए, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है ओम प्रकाश चौटाला को, अभय सिंह चौटाला को राजनीति में यहाँ पर जो है वापसी किए हुए, क्योंकि 15 साल का वो सूखा खत्म करके 2019 तक का सफर तय किया था, उसके बाद 5 साल का फिर सूखा काटना पड़ा। यानी कि हरियाणा की राजनीति में करीब 20 सालों से चौटाला परिवार, विशेष तौर पर ओम प्रकाश चौटाला देखा जाए तो सूखा काट रहे हैं। अब उम्मीदें ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी रणनीतियां तैयार कर ली जाएं जिसके आधार पर पार्टी सरकार बनाने की भूमिका को स्पष्ट कर ले। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से आगामी वक्त की रणनीतियां तैयार की जाती हैं और क्या वाकई में चौटाला परिवार किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।